वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कलश। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5+6+7+8 चार चैप्टर के फॉर्मूला के रिवीजन करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4 चैप्टर ना पहले चार चैप्टर के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विद ऑसिलेशन चैप्टर। फटाफट फॉर्मूलाज देख लेते हैं, गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला ऑसिलेशन में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो बच्चों, याद रखना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए माइनस साइन लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। सो इफ़ यू डोंट राइट माइनस इट इज़ ओके, मतलब मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो द एक्सेलरेशन इन ऑसिलेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक फॉर्मूला यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। ये भी फॉर्मूला याद रखना, ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम। के मतलब फोर्स कांस्टेंट, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। मैंने सारे टर्म्स की मीनिंग लिखी हुई है नीचे, पढ़ लेना। आफ्टर दैट, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा या मीन पोजीशन पे है फॉर एग्जांपल, तो x की वैल्यू 0 होगी। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पे है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे प्लस ए होता है और नेगेटिव एक्सट्रीम पे माइनस ए। ये हम लोग सब जानते हैं राइट पहले से। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या होता है, T इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी रोटेशनल डायनेमिक्स में देख चुके हैं। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करना, 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। मैं बताता हूँ तुमको सिचुएशन बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है जिसमें मास अटैच्ड है, अगर तुम इस मास को खींचोगे फॉर एग्जांपल, अगर खींच के छोड़ दोगे मास m को, तो ये वर्टिकल ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। और उसके टाइम पीरियड के फॉर्मूला को लिखेंगे 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। ऑफकोर्स अगर सेम स्प्रिंग को ऐसे रखा जाए फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे, ये मास m है, और अगर तुमने इसको राइट में खींच के छोड़ दिया या लेफ्ट में पुश करके छोड़ दिया, तो ये हॉरिजॉन्टली भी ऑसिलेट करेगा राइट। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, T इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ m बाई के। m मतलब मास ऑफ द ब्लॉक या मास ऑफ द बॉडी, और k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। इस केस में k को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं राइट। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड का उल्टा। तो अगर टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ m बाई के है, तो फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई रूट ऑफ k बाई m। सो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है फॉर अ स्प्रिंग पेंडुलम। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ये जनरल फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओमेगा टी प्लस अल्फा को कहते हैं फेज, और अल्फा को कहते हैं इनिशियल फेज या एपोक के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, इनिशियल फेज या एपोक राइट, दैट इज अ वर्ड टू बी यूज्ड। अगर एक क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है ऑसिलेट करना, तो फिर अल्फा 0 होगा और तुमको सीधा लिखना है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम फॉर्मूला यूज़ करोगे x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी का दोनों फॉर्मूला याद रखना, वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये टाइम के टर्म्स में है, और प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x के टर्म में है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला तो मैं तुमको दे ही चुका था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। साथ साथ में ये फॉर्मूला भी याद रखना, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक टाइम के टर्म्स में, एक प्लेस के x के टर्म्स में, दोनों काम का है। और मैं फिर एक बार याद दिलाऊंगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय माइनस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में हमेशा क्या पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड। ओके, सिमिलरली अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना है, तो प्लस और माइनस a ओमेगा, और मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 होती है। सिमिलरली मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा a ओमेगा स्क्वायर एट द एक्सट्रीम्स। ओके, और मीन पोजीशन पे इसकी वैल्यू 0 होती है। मैं फिर एक बार याद करा देता हूँ बच्चों कि तुमको माइनस साइन इग्नोर करना है, माइनस साइन को इग्नोर करना है। मतलब तुम ऐसे फॉर्मूला याद रखना, वी मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा, सिर्फ इतना ही याद रखना। वो प्लस और माइनस इसलिए आता है बिकॉज एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे अगर प्लस ए ओमेगा होगा, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे माइनस ए ओमेगा लिखना पड़ेगा। बट न्यूमेरिकल्स में तुम सिर्फ पॉजिटिव साइन ही यूज़ करना। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, या k को m ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैंने तुमको बताया स्टार्टिंग में ही k बाय m को ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है राइट। तो k के जगह m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है। फिर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, देखो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ k
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, दोनों ओके है, राइट। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ टू एस एच एम्स। अगर तुमको दो एस एच एम दिया हुआ है, एक का डिस्प्लेसमेंट A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 है और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 है, अल्फा 2 ये अल्फा 2, ओके। तो याद रखना रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। और रिजल्टेंट फेस कैसे निकालेंगे, टैन डेल्टा इज इक्वल टू A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A2 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। और एक काम करना बच्चों, एक बार टैन डेल्टा मिल गया तो डेल्टा बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, करेक्ट। तो ये तुम्हारे गवर्नमेंट बुक में भी फॉर्मूलाज है, यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला 7th वन, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। साथ में ये भी याद रखना कि अगर वो लोग बोलेंगे कि पेंडुलम सेकेंड्स पेंडुलम है तो उसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगी, ओके। अब तुम देखोगे तो फॉर्मूला नंबर 7 के बाद सीधा 10 लिखा हुआ है, तो मन में ख्याल आना ऑफ कोर्स होना ही चाहिए कि 8th और 9th कहाँ है सर, ओके। 8th और 9th डिलीटेड, सिलेबस से डिलीट हो चुका है, इसलिए मैंने भी डिलीट कर दिया उसको। डैम्ड ऑसिलेशंस के फॉर्मूलाज थे, अब तुमको नहीं पढ़ना है डैम्ड ऑसिलेशंस, ओके। इसके अलावा तुमको और क्या पढ़ना है ऑसिलेशन में, अगर स्प्रिंग सीरीज़ में होते हैं, सीरीज़ में मतलब या तो ऐसे कनेक्टेड होगा या तो ऐसे कनेक्टेड होगा। अगर स्प्रिंग सीरीज़ में होते हैं फॉर एग्जांपल, या उनको खींचने वाला फोर्स सेम होता है, ओके, तो क्या होता है देखो, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन के सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। 1 अपॉन के इफेक्टिव या के इन सीरीज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, प्रोडक्ट अपॉन सम, KS इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम। और अगर बहुत सारे स्प्रिंग्स होंगे तो 1 अपॉन के सीरीज इज 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस सो ऑन, ओके, गोज लाइक दिस। मतलब ये कुछ ऐसे ही हो गया जैसे कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं, याद है तुमको, अगर कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, राइट। सेम स्प्रिंग के साथ भी करना है, अगर वो सीरीज़ में होंगे तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह से निकाला जाता है। सिमिलरली अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में हो, पैरेलल मतलब एक्सटेंशन सेम होगी दोनों में, अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में हो, देखो पैरेलल के मैंने 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, अगर स्प्रिंग्स ऐसे कनेक्टेड है तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, सीधा K पैरेलल इक्वल टू K1 प्लस K2 जोड़ लेते हैं। दिस इज द वे यू फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और अगर बहुत सारे स्प्रिंग्स होंगे तो सबको जोड़ लो। तो ये स्प्रिंग वाला सिचुएशन कुछ ऐसे ही है जैसे कैपेसिटर्स में करते हैं। कैपेसिटर्स में भी पैरेलल में हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सबके कैपेसिटेंस को ऐड कर लेते हैं, और अगर सीरीज में होगा तो 1 अपॉन करके करते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा करते हैं, राइट। वैसे ही स्प्रिंग्स में भी करते हैं, बस तुमको पहचान में आना चाहिए कि स्प्रिंग सीरीज में मतलब फोर्स खींचने वाला फोर्स सेम होगा, और अगर स्प्रिंग पैरेलल में मतलब दोनों स्प्रिंग में या तो एक्सटेंशन सेम होगा या एक में एक्सटेंशन और एक में कॉन्ट्रैक्शन सेम होगा। फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर इसमें इसको देखो डायग्राम को, अगर मैंने इसको ऐसे एक्स नीचे लिया मास को, तो लोअर स्प्रिंग में तो कॉन्ट्रैक्शन होगा बाय एक्स और ऊपर वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा बाय एन अमाउंट एक्स, तो भी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो सेम है ना, तो उनको बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होता है या तो दोनों में सेम एक्सटेंशन होना चाहिए या सेम कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। अगर एक में कॉन्ट्रैक्शन और एक में एक्सटेंशन हुआ तो वो भी सेम होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब अगले चैप्टर की तरफ जाने से पहले एंगुलर एसएचएम देख लेते हैं। सो व्हाट इज एंगुलर एसएचएम, देखो जैसे ये एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टू 0। जैसे हमारा लीनियर एसएचएम का इक्वेशन था, तुमको याद होगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ओके, प्लस एम डी स्क्वायर एक्स बाई प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। उसी तरह से m के जगह पे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, और फोर्स कांस्टेंट k के जगह पे यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर एक बार मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ऑसिलेट होने दिया, राइट, तो उसकी टाइम पीरियड की फॉर्मूला होगी 2 पाई रूट ऑफ आई बाई एम बी। इस फॉर्मूला में आई मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट, और एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन
ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी के साथ बच्चों मेरे ख्याल से मैंने सारे फॉर्मूलाज ऑसिलेशन के कवर कर लिए हैं। अगर तुमको लगता है कुछ रह गया तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर कर लिए। ऑफकोर्स जो सिलेबस में हैं, डिलीटेड सिलेबस के तो फॉर्मूलाज मैंने निकाल दिए सारे। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में देखो ये ओमेगा तुम देख रहे हो बार बार आएगा, राइट। ऑफकोर्स हर चैप्टर में ओमेगा है। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf या 2π बाय कैपिटल टी। के का फॉर्मूला है 2π बाय लैम्बडा। याद रखना के को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला है 2π बाय लैम्बडा। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ एफ लैम्बडा। टर्म्स के मीनिंग मैंने लिखे हुए नीचे। अगर तुमको ऐसा कहा गया कि दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालो और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है डेल्टा एक्स, ओके, तो अगर तुमको दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला है 2π डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा। ये फॉर्मूला याद रखना, फिर डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। लेकिन अगर एक ही पार्टिकल है और दो अलग अलग इंस्टेंट पे तुमको पूछा गया है कि फेज डिफरेंस निकालो, तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द सेम पार्टिकल, पार्टिकल वही है, ओके, बट अलग अलग टाइम पे पार्टिकल अलग अलग लोकेशन पे होगा। अगर तुमको टाइम डिफरेंस दिया हुआ और पूछा है कि फाइंड आउट द फेज डिफरेंस, तो तुमको फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए ओमेगा डेल्टा टी। तो याद रखना, अगर दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड वाला फॉर्मूला, लेकिन अगर पार्टिकल सेम है और टाइम अलग अलग है, ओके, तो तुमको फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए ओमेगा डेल्टा टी। और मेरे ख्याल से ये दोनों भी फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन तुम्हारे गवर्नमेंट बुक में हैं, ओके, तो ये फॉर्मूलाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, ये तो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है, इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जिसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स या 2π टी बाई टी माइनस के एक्स या 2π एफ टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। तुम कोई भी एक फॉर्मेट याद रख लो, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तो यही वाला होता है, ये और कोई भी और एक ये भी याद रख लो। ये दोनों फॉर्मेट याद रखना, ये दोनों बहुत काम के हैं, इसलिए ये दोनों याद रखना। अच्छा, ये माइनस साइन बीच में ये बताता है कि वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो तुमको सारे नेगेटिव साइन को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, प्लस से। नोट दैट फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑल नेगेटिव साइन वुड बी रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिव साइन। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स की क्या फॉर्मूला होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज f1 माइनस f2, डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा, अगर f2 बड़ा है तो f2 माइनस f1, अगर f1 बड़ा है तो f1 माइनस f2, ओके। और टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, उसका रेसिप्रोकल, ओके। जनरली फ्रीक्वेंसी को f मत लिखना, अवॉइड करना, n लिखना सही रहता है ज़्यादा, बिकॉज बुक में भी n लिखा हुआ है। और ये मैंने क्यों लिखा है मालूम है, मैं बताता हूँ तुमको। देखो, अगर क्वेश्चन साउंड वेव्स पे है ना, साउंड वेव्स इन एयर फॉर एग्जांपल, साउंड वेव्स इन एयर, ओके, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, साउंड वेव्स इन एयर है ना, तो f1 माइनस f2 को मैं लिख पाऊंगा, f1 को लिखूंगा v बाय लैम्बडा 1 और f2 को लिखूंगा v बाय लैम्बडा 2, और v कॉमन ले लिया मैंने इस फॉर्मूला में। देखो अब क्या होता है कि अगर दोनों साउंड वेव्स है और एयर में हैं तो वेलोसिटी तो सेम होगा, वेलोसिटी तो सेम होगा, तो इसलिए फॉर्मूला को इस तरह से मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे ट्यूनिंग फोक्स है और उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना वो कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज आर अरेंज्ड इन व्हाट, अरेंज्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो पॉसिबिलिटी है, या तो बहुत सारे ट्यूनिंग फोक्स है और फ्रीक्वेंसीज बढ़ते ही जा रहा है बाय कॉमन अमाउंट, मतलब एक का एफ है फ्रीक्वेंसी तो दूसरे का उससे 4 ज़्यादा, उससे 5, अगले वाले का उससे भी 4 ज़्यादा, कॉमन डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। तो अगर ट्यूनिंग फोक्स को ऐसे अरेंज किया जाए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ता ही जा रहा है बाय इक्वल अमाउंट या घटता ही जा रहा है बाय एन इक्वल अमाउंट, देन दे आर सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और तब क्या करते हैं, देखो, इफ फ्रीक्वेंसीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, ये असेंडिंग है, इफ फ्रीक्वेंसीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाला जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth फोर्क इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोर्क प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth फोर्क इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोर्क माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स, ओके। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला यूज करना है। f1 मतलब फर्स्ट फोर्क का फ्रीक्वेंसी, x मतलब कॉमन डिफरेंस, fn मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ n फोर्क। और याद रखना बच्चों, याद रखना, ये कोई नई बात, ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ थोड़ी है, ये तो वही है ना nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP कैसे निकालते थे हम लोग, a प्लस और माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
अगर असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ प्लस लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ माइनस लिखते हैं। तो बस मैंने भी वही किया है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ही लिखा है। अच्छा, और एक बात याद रखना, कभी कभी वो लोग बोलेंगे ना कि एक फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी का ऑक्टेव है, या पहले वाले 4 की फ्रीक्वेंसी आखिरी वाले की ऑक्टेव है, या आखिरी वाले की पहले वाले की ऑक्टेव है। तो ऑक्टेव का मतलब 8 टाइम्स नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में ऑक्टेव का मतलब डबल होता है, ये याद रखना। ओके, गड़बड़ मत कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना चाहिए, अगर ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स को हम फाइल करते हैं, फाइल करना मतलब घसते हैं ऐसे। ओके, अगर ट्यूनिंग फोर्क के हाथ से नहीं, ऑफकोर्स एक नेल फाइलर जैसा बड़ा फाइलर आता है मेटल घसने के लिए, तो अगर तुम ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स को घसोगे, फाइल करोगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स के ऊपर वैक्स डालोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, डिक्रीज होगी। तो ये याद रखते हुए चलना आगे, राइट। और आगे बढ़ते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, ये वाला इक्वेशन याद रखना, y इज इक्वल टू 2a cos 2 pi x by lambda sin 2 pi t by t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू होती है 2a। नोड पे एम्पलीट्यूड 0 होती है, उसकी r 0 होती है, एम्पलीट्यूड 0 होती है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4, और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंटी नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंटी नोड्स और एनी टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंटी नोड्स और एनी टू नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। सिमिलरली लूप लेंथ मतलब एक लूप का लेंथ, एक लूप का लेंथ मतलब वही हुआ ना बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तो वो भी कितना होगा, लैम्डा बाई 2। तो याद रखना, लूप लेंथ लैम्डा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स लैम्डा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स भी क्या होगा, लैम्डा बाई 2। बाउंडेड स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। बाउंडेड स्ट्रिंग मतलब वो स्ट्रिंग जो दोनों तरफ फिक्स्ड है, उसी के बारे में तो हम पढ़ते हैं ना। तो बाउंडेड स्ट्रिंग मतलब वो स्ट्रिंग जो दोनों तरफ फिक्स्ड है। याद रखना, ऐसे स्ट्रिंग में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। फंडामेंटल मोड का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2L रूट ऑफ टी बाई म्यू, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/2LR रूट ऑफ टी बाई पायरो। अब जो सोच रहे ये तो सर हम लोग जानते हैं, लेकिन वो आगे वाला आपने कैसे लिखा मैं बता देता हूँ। डोंट वरी, टेंशन मत लो, बता देता हूँ, टेंशन मत लो। सी देखो, वो जो लीनियर डेंसिटी म्यू लिखा था ना मैंने, म्यू जिसको मैंने म्यू लिखा था लीनियर डेंसिटी को, म्यू क्या होता है, मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। जिसको सॉल्व करोगे ना, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखोगे तो तुमको आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर रो। तो मैंने क्या किया था पिछले स्लाइड में बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये किया था कि ये जो म्यू है ना, इसकी जगह पे मैंने पाई आर स्क्वायर रो लिख दिया था। ठीक है, तो तुम याद रखना कि ऐसा किया जा सकता है, म्यू के जगह पे पाई आर स्क्वायर रो लिखा जा सकता है, या मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, या एरिया ऑफ द वायर इनटू डेंसिटी ऑफ द वायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth ओवरटोन, nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होगी n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, और फंडामेंटल होता है 1/2L रूट ऑफ टी बाई म्यू। टर्म्स की मीनिंग मैंने लिखी हुई है, तुम पढ़ लेना। Velocity of transverse waves on a string is given by the formula v is equal to root of t by mu। t मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू मतलब वही लीनियर डेंसिटी। और आगे बढ़ते हैं। स्टॉप्ड एयर कॉलम, स्टॉप्ड एयर कॉलम मतलब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अगर पाइप एक एंड पे क्लोज्ड होगा तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला है v/4L। अगर तुम एंड करेक्शन कंसिडर नहीं करते तब, अगर एंड करेक्शन कंसिडर करोगे तो फॉर्मूला आएगी v/4L + E। ओके, और एंड करेक्शन की फॉर्मूला होगी 0.3d, वेयर d इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth ओवरटोन इज 2n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल तो ऑफकोर्स v/4L है, तुम जानते ही हो। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट अ क्लोज्ड पाइप। अब ओपन पाइप के बारे में देखते हैं। देखो, इन केस ऑफ ओपन पाइप ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी v/2L, राइट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2L। या ये एंड करेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे तो, अगर एंड करेक्शन कंसिडर करोगे तो मैं चाहता हूँ तुम इस फॉर्मूला को ऐसे मत याद रखो बच्चों, वैसे गलत नहीं है ये फॉर्मूला, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ऐसे याद रखो। अगर एंड करेक्शन कंसिडर करोगे तो फॉर्मूला आएगा v/2 ब्रैकेट में L+2E, ऐसे याद रखो, L+2E। क्योंकि क्या होता है कि ओपन पाइप में ऊपर भी एंड करेक्शन होगा, नीचे भी एंड करेक्शन, ऊपर भी एंटी नोड नीचे भी एंटी नोड, तो v/2 इंटू L+2E लेते हैं, दोनों तरफ का एंड करेक्शन कंसिडर होता है। और E तो तुम जानते हो 0.3d। जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो भी सही है, लेकिन तुमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ऐसे याद रखो, F इज इक्वल टू v/2 ब्रैकेट में L+2E, E इज इक्वल टू 0.3d, ऐसे याद रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इज n+1f।
और f तो तुम जानते हो v/2l, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ये फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मत याद रखना बच्चों। देर इज़ नो नीड टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूलाज। ये CET पढ़ाते समय हम लोग पढ़ा देते हैं बच्चे लोग को, लेकिन तुमको अभी फ़िलहाल के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज चैप्टर नंबर 7, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट वेव ऑप्टिक्स। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, या वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या साइन आई अपॉन साइन आर, या रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, या 1 अपॉन साइन सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, जहाँ पे जो ज़रूरत पड़े यूज़ कर लेना। रिफ्रैक्शन में डिविएशन कैसे निकालते हैं, I माइनस आर। डिविएशन मतलब रे कितना बेंड हुआ, हाउ डू यू कैलकुलेट I माइनस आर। वेव नंबर का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। बीच में जो फॉर्मूलाज नहीं लिखे हैं मैंने, इसका मतलब वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। जैसे कि तुमको पता होगा पोलराइजेशन तुम्हारा पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। अब देखो, किसी भी पॉइंट को ब्राइट होने के लिए कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज शुड बी n लैम्बडा। पॉइंट डार्क कब होगा, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्बडा, n माइनस हाफ लैम्बडा, राइट। अगर तुम किताब में देखोगे तो शायद ऐसा लिखा होगा बच्चों, किताब में फॉर्मूला थोड़ा अलग हो सकता है। किताब में ऐसा लिखा होगा शायद फॉर्मूला कि 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। बच्चों एक ही बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यही मिलेगा। ये मेरा बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, n माइनस हाफ लैम्बडा। अगर तुमने पहले से इसी तरह से याद रखा है तो तुम इसी को फॉलो करो, ओके। नो नीड टू मॉडिफाई योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू मी। अगर दो वेव्स है जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, देखो, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। फाई मतलब फेज डिफरेंस, ओके। Imax की फॉर्मूला होती है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर, और I मिनिमम की फॉर्मूला होती है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर, जिसको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट। एम्पलीट्यूड वाले में रूट नहीं आता और इंटेंसिटी वाले में रूट आता है। ये फॉर्मूला तो शायद सभी बच्चे जानते होंगे, ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ओके। देखो, मैंने इसलिए अपने फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला डाला क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ये स्पेशल सिचुएशन, बट एज सच ज़रूरत नहीं है, ओके, एज सच ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल याद रखने की। इससे जितने फॉर्मूलाज तुमको मैंने दिए ना, इससे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अब बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट को थोड़ा देखते हैं। बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, एक्स डी बाई डी। बच्चों ये छोटा वाला एक्स है, छोटा वाला एक्स मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट on the screen from central brightband, from central brightband, central brightband, central brightband। अगर तुमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ पढ़ा होगा तो तुमको ये पता होगा, पार्ट डिफरेंस इन बिटवीन आता है एक स्टेप, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी। ये छोटा वाला एक्स है, ओके। एक्स मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइटबैंड। फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला क्या है, फ्रिंज विड्थ को एक काम करते हैं हम लोग W लिखते हैं। फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला है W इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। टर्म्स की मीनिंग याद होनी बहुत जरूरी है बच्चों। D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, स्लिट एंड द स्क्रीन, सोर्स एंड द स्क्रीन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लिट एंड द स्क्रीन। एंड स्मॉल d मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस, बिटवीन द सोर्सेस। और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज xn इज इक्वल टू n लैम्बडा d बाई डी। ये फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। सिमिलरली xn डैश इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्बडा d बाई डी जो मैंने लिखा है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो ये तुम्हारी किसकी स्टोरी थी, ये इंटरफेरेंस की स्टोरी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डाइफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन में तीन ही फॉर्मूला पढ़ना है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्बडा d बाई डी
अगर कभी कभी कैपिटल डी नहीं दिया है तो याद रखना कैपिटल डी शुड बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कभी कभी वो लोग कैपिटल डी नहीं देंगे लेकिन लेंस की फोकल लेंथ देंगे तो डी और एफ इक्वल मान लेना। ओके, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा कितनी दूर बनेगा उसका फॉर्मूला है n लैम्डा डी बाई डी, और nth मैक्सिमा का थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी। तो इस तरह से वेव ऑप्टिक्स में इतने ही फॉर्मूलाज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। वेव ऑप्टिक्स तो एकदम आराम से निकल जाएगा तुम्हारा। और अब हम लोग चलते हैं कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज है एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहला फॉर्मूला है फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, और इसके ऊपर शायद कोई सम्स आने की चांसेस नहीं है। ई ए कॉस थीटा पे क्यों पूछेंगे सम्स वो लोग, राइट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्पीयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसमें बच्चों याद रखना कि सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक बात बता देता हूँ, इफ़ मीडियम इज़ एयर, अगर मीडियम एयर है, जो होगा 90% टाइम्स मीडियम एयर ही होगा, तो तुम सीधा एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन 0 लिख सकते हो। बट अगर मीडियम एयर नहीं है, इफ़ मीडियम इज़ नॉट एयर, अगर मीडियम एयर नहीं है, नॉट एयर, तो देखो क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, एप्सिलॉन के जगह पे लिखते हैं के एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन के जगह पे क्या लिखेंगे, के एप्सिलॉन 0, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंडर या वायर, चार्ज्ड वायर, इज गिवन बाय 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्बडा बाय आर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। दोनों स्टाइल में फॉर्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड एनी चार्ज कंडक्टर इज व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मैं फिर एक बार याद दिलाता हूँ, देखो मैंने एप्सिलॉन लिखा है, लेकिन तुम याद रखना अगर मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नॉट लिखना, और अगर मीडियम एयर नहीं है तो एप्सिलॉन के जगह पे के एप्सिलॉन नॉट लिखना। के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। चलो फिफ्थ फार्मूला की तरफ चलते हैं। फिफ्थ और सिक्स शायद सिलेबस से डिलीटेड है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है उसको। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। हाँ, एक फॉर्मूला छूट गया मुझसे बच्चों, एक फॉर्मूला छूट गया, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। फिफ्थ फार्मूला सुनो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट, प्लेन शीट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एयर मान लो, एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, नहीं तो अगर एयर नहीं है तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, के एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ओके, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन बाई डी। फिर मैं से याद दिला देता हूँ कि अगर मीडियम एयर है, प्लेट्स के बीच का मीडियम एयर है, फॉर एयर फील्ड कैपेसिटर, अगर मीडियम एयर है तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 लिखना। लेकिन अगर एयर के जगह पे कोई और मीडियम है, फॉर अदर मीडियम, तो क्या करोगे, देखो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखोगे, के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला, हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर सी हाफ क्यू वी। बच्चों ये फॉर्मूला थोड़ा सही तरह से लिखा नहीं है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, ऐसे याद रख, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ऐसे याद रखना। ओके, तो हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2c या हाफ क्यू वी। यूनिट लिखा है जूल, इसका यूनिट फैरेड लिखा है मैंने। कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN, दैट वे। और अगर पैरेलल में होंगे तो बस ऐड कर लेना, है ना। पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर मतलब ना तो पूरी की पूरा एयर है उसमें, ना पूरा का पूरा मीडियम है उसमें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो, इफ़ a dielectric slab of thickness T is introduced between the plates of a capacitor then the effective capacitance is, देखो मैं सिचुएशन बताता हूँ, ये तुम्हारा कैपेसिटर है, एयर भी है, इसके बीच का डिस्टेंस D है, एयर है इसमें, और बीच में ना तुमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, इंसुलेटर डाल दिया इनफैक्ट, और इस इंसुलेटर की थिकनेस T है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाई K। सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और एक फॉर्मूला है E नॉट बाई E या C बाय C नॉट। अब E नॉट C नॉट आर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम इज एयर।
तो याद रखना ई नॉट सी नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम इज एयर। इन अदर वर्ड्स तुम ऐसा भी बोल सकते हो के इज इक्वल टू सी कैपेसिटेंस विथ मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम इज एयर, ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स ऑल ओके। सिमिलरली के को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी व्हेन द मीडियम वाज एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द मीडियम, ऐसा लिख सकते हैं, इट्स ओके। और मेटल्स के लिए के की वैल्यू याद रखना, के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। फॉर एयर भी लिख देता हूँ, एयर के लिए के की वैल्यू, एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, ओके। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 भी होती है अगर CGS है तो, अगर CGS है तो, और ये SI सिस्टम में उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह से निकाला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, समझो 3 चार्जेस है, देखो 2 चार्जेस है तो ये है फॉर्मूला। के मतलब याद रखना बच्चों, के इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये CGS वाला छोड़ दो बच्चों, CGS वाले की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर 3 चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये हमारे बुक में है, तुम देख सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज Q × 2L, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ओके। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R², वैलिड ओनली फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ये सिर्फ एक शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है, और डोंट वरी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट डाइपोल ही है, चिंता मत करना। अगर पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R², और अगर कोई पॉइंट इक्वेटर पे लाई करेगा तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल सीधा 0 होगा। तो ये सारे डाइपोल के फॉर्मूलाज है, ये जनरल फॉर्मूला है। और ये अगर पॉइंट एक्सिस पे लाई करे तो, ये पॉइंट इक्वेटर पे लाई करे तो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड इज PE sin थीटा। तो अगर किसी डाइपोल को तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो टॉर्क कितना एक्ट होता है, PE sin थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में याद करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सम्स में इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, राइट। और हाँ, ये लास्ट फॉर्मूला, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल का फॉर्मूला याद रखना, PE × cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 इनिशियल एंगल, θ2 फाइनल एंगल, ओके, ये याद रखना। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज माइनस PE cos थीटा। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतने ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं तुमको, इसके अलावा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।